अब तक आपने अपनी लाइफ में जंगल में मंगल होना तो बहुत बार सुना होगा। चलिए आज हम आपको दिखाने जा रहे हैं मंगल में मंगल। जी हाँ, बदलते वक्त में तकनीक के साथ अपनी जिंदगी को तेजी से बदल रहे हम इंसानों ने अब पृथ्वी को छोड़कर दूसरे ग्रहों पर भी जीवन को बसाने का प्रयास शुरू कर दिया है। और इंसान ने पहले टारगेट में जिस ग्रह को चुना है वो है मंगल ग्रह। हम आज तो ये नहीं कह सकते कि हम कितने समय बाद मंगल ग्रह को कॉलोनाइज कर पाएंगे, लेकिन हो सकता है आने वाले 100 या 200 सालों में हमारी अपनी ही कोई पीढ़ी मंगल ग्रह पर जाकर रहने लगे। लेकिन कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे भी हैं जिनके उतावलेपन की कोई सीमा नहीं है, और ऐसे ही हैं एलन मस्क। स्पेस एक्स कंपनी के एलन मस्क साल 2050 तक ही मार्स को कॉलोनाइज करने का प्लान बना रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि आखिर हम इंसानों से मंगल में मंगल किस तरह हो पाएगा। आप बस बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में बिल्कुल आखिर तक। राइट, नीड्स ऑफ अ ह्यूमन सिविलाइजेशन। मंगल जैसे ग्रह पर बस्तियां बसाने से पहले हमें ये देखना पड़ेगा कि इंसानी बस्तियों को सरवाइव करने के लिए किस तरह के वेदर, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर और क्लाइमेट की जरूरत होती है। हमारी धरती पर जब ह्यूमन सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई तब सबसे पहले धरती पर मौजूद नदियों के किनारे ही मानव बस्तियां बसाई गईं। इसके पीछे दो मुख्य कारण थे। पहला तो ये कि नदियों से ही इंसान पानी हासिल करता था, अपनी दैनिक जरूरतें पूरी करता था। उस पानी का इस्तेमाल खेती में किया जाता था और अनाज का उत्पादन भी होता था, यानी एग्रीकल्चर और बेसिक नीड्स के लिए पानी की जरूरत पूरी हो जाती थी। दूसरा, किसी भी तरह के गुड्स और मेजर ह्यूमन ट्रांसपोर्टेशन के लिए भी नदियों का इस्तेमाल किया जाता था, क्योंकि उस दौर में सड़कें नहीं हुआ करती थी। इसीलिए आने जाने और ट्रांसपोर्टेशन के लिए नदियों का सहारा लिया जाता था। हम मेसोपोटामिया की सभ्यता की बात करें, सिंधु घाटी सभ्यता या फिर मिस्र की सभ्यता, ये तमाम सभ्यताएं किसी न किसी नदी के किनारे ही शुरू हुई और नदी के किनारे ही इन्होंने सरवाइव किया। दरअसल ह्यूमन पॉपुलेशन का एक हिस्सा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में काम करने लगता है, तो वो वहाँ पर मौजूद सभी लोगों के लिए धरती से अनाज का उत्पादन करता है। तो बाकी लोग दूसरा काम करते हैं, जैसे दूसरे लोगों के लिए रहने के लिए घर बनाना, जरूरत की दूसरी चीजों का उत्पादन करना। इसी तरह व्यापार का उदय होता है, एडमिनिस्ट्रेशन का उदय होता है और सिविलाइजेशन मजबूत होती है। देश बनते हैं, हथियार बनते हैं, युद्ध की संरचनाएं भी तैयार होती हैं। अब बात करते हैं मार्स की। मार्स पर पानी का तो अब तक कंफर्मेशन नहीं मिला है, लेकिन यहाँ हमारे सांस लेने लायक ऑक्सीजन भी नहीं है। धरती पर मौजूद ह्यूमन लाइफ इसीलिए सरवाइव कर पा रही है क्योंकि यहाँ का बेसिक टेम्परेचर हमेशा ना तो बहुत अधिक कम होता है और ना ही बहुत अधिक गर्म। वो हम इंसानों की सहन सीमा के भीतर ही होता है। लेकिन मार्स की बात करें, फिलहाल तो वहाँ का एटमॉस्फेयर, वेदर और टेम्परेचर भी ह्यूमन लाइफ के अकॉर्डिंग नहीं है। जितने कंफर्टेबली हम शान से धरती पर जीवन जी रहे हैं, हमारे पास एम्प्लॉयमेंट है, फैमिली है, खुश रहने का जरिया है, मार्स पर ऐसा कुछ भी मौजूद नहीं है। लेकिन स्पेस ट्रैवल की फील्ड में हम इंसानों ने बड़ी तेजी से तरक्की की है। हमारा देश भारत भी इस मामले में पीछे नहीं है, इसलिए उम्मीद की जा रही है कि बहुत जल्दी ही हम कुछ ऐसा करेंगे जिसके सहारे हम धरती के अलावा किसी दूसरी जगह पर भी मानव बस्तियां बसाने के बारे में सोच सकें। अगर प्राचीन रोम की बात करें तो यहाँ पर युद्ध के देवता मंगल यानी कि मार्स को माना गया है। रोमन कल्चर में युद्ध कौशल के साथ साथ कृषि उत्पादन और कृषि क्षेत्र के लिए मार्स को ही देवता माना गया है। रोमन आर्मी और सोल्जर्स के लिए मार्स का बहुत ही ज्यादा महत्व था। रोमुलस और रेमुस मार्स के ही बेटे माने जाते हैं। एलन मस्क का मानना है कि आज से 10 साल बाद वो मंगल ग्रह पर पहले इंसान को भेज पाएंगे। हालांकि कुछ लोगों का मानना है कि मंगल ग्रह पर जो बस्ती बसाई जाएगी उसका नाम रोमुलस रखा जाएगा। लेकिन अभी दिल्ली बहुत दूर है भाई। लोगों ने पहली बस्ती का नाम तो सोच लिया है, लेकिन अभी तक हमने मंगल ग्रह पर पहले इंसान को भी नहीं भेजा है। यानी कि मंगल ग्रह पर बस्तियां बसाने के इस रास्ते पर चुनौतियां बहुत हैं। सवाल ये उठता है कि एलन मस्क इतनी चुनौतियों से कैसे निपटेंगे। तो आपको बता दें कि उन्होंने बहुत सारी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन तो पहले ही खोज रखा है। दरअसल मंगल ग्रह पर जाने के बाद हमारा सबसे पहला टास्क यही होगा कि हम उस ग्रह पर अपने लिए भोजन पैदा कर पाएं। और दूसरा डेंजर है सन रेडिएशन, यानी हम सूरज के खतरनाक रेडिएशन से अपने आप को बचा पाएं। इसके लिए विश्व स्तर के वैज्ञानिकों ने मंगल ग्रह पर टेम्पे मेंसा नाम के एक ऐसे एरिया को चुना है जो हमें सन के रेडिएशन से बचा सकता है, और वहां हम धरती की तरह जरूरी पेड़ पौधे भी प्रॉपर सनलाइट में उगा सकते हैं। लेकिन इसके साथ और भी कई चुनौतियां हैं,
मंगल ग्रह पर प्रॉपर टेम्परेचर को मेंटेन करने के साथ साथ सूर्य से निकलने वाली अल्ट्रावायलेट रेज से भी अपने आप को बचाना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। हमारी धरती पर मौजूद ओजोन की लेयर हमें सूर्य की अल्ट्रावायलेट किरणों से बचाती है। धरती पर मौजूद ओजोन की परत सूर्य से आने वाले 99% रेडिएशन को रोक लेती है, लेकिन फिर भी 1% रेडिएशन धरती की सतह तक पहुंच ही जाता है। अक्सर इससे बचने के लिए लोग सनस्क्रीन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन जब मार्स की बात करें तो वहां तो 100% सन रेडिएशन पहुंच रहा है। ऐसी सिचुएशन में जो पेड़ पौधे और हमारा शरीर वहां मौजूद होगा, उसके लिए ये रेडिएशन बहुत ही डेंजरस होगा। तब मंगल ग्रह पर रहने का एक ही सही तरीका है कि हम वहां पर अंडरग्राउंड होकर अपनी कॉलोनीज को बसाएं। जब एस्ट्रोनॉट मंगल ग्रह पर जाते हैं तो उनकी बॉडी को कई तरह के रेडिएशन का सामना करना पड़ता है। इससे उनका शरीर कमजोर हो जाता है। जो लोग पहले मंगल ग्रह पर जाएंगे उन्हें वहां न केवल हार्ड वर्क करना पड़ेगा, बल्कि ओपन एटमॉस्फेयर में वो केवल तभी निकलेंगे जब बहुत जरूरी होगा। मंगल ग्रह पर आज के समय में पानी नहीं है, लेकिन अरबों साल पहले कभी वहां पानी हुआ करता था। इसी तरह धरती के चारों तरफ के एटमॉस्फेयर के कारण हमारे ग्रह पर टेम्परेचर मेंटेन रहता है, लेकिन मंगल ग्रह पर एटमॉस्फेयर बहुत ही पतला है। इसकी वजह से वहां का टेम्परेचर धरती के टेम्परेचर से 100 गुना ज्यादा कम है। जनरली मार्स का जो तापमान है वो -62 डिग्री सेल्सियस रहता है, लेकिन जब ठंड का मौसम आता है तो यही तापमान -126 डिग्री तक पहुंच जाता है। साइंटिस्ट ने जिस एरिया को चूज किया है, मंगल ग्रह पर जाने वाले एस्ट्रोनॉट को उसके आसपास ट्रेन या बस में बैठकर ट्रैवल करना होगा और अपना काम करना होगा। इतना ही नहीं, मंगल ग्रह के सरफेस के नीचे लिफ्ट और एलिवेटर की मदद से जरूरत के मुताबिक ट्रैवल करते हुए काम करना होगा। लेकिन इन चैलेंजेस के बावजूद साइंटिस्ट को उम्मीद है कि मंगल ग्रह पर इंसान सरवाइव कर जाएंगे। मंगल ग्रह की सतह पर एक बहुत बड़ा गड्ढा है। ये इतना बड़ा है कि पूरा का पूरा हिमालय पर्वत भी इसके भीतर समा सकता है। हेलिस नाम का ये गड्ढा मंगल ग्रह की जिस सरफेस की डेप्थ पर खत्म होता है, यानी इसके बॉटम पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर इतना है कि वहां पर पानी पैदा हो सकता है। आज से अरबों साल पहले मंगल ग्रह का वायुमंडल काफी मोटा हुआ करता था। इसके कारण मंगल ग्रह काफी गर्म हुआ करता था और वहां पर पेड़ पौधों के उगने के लायक सिचुएशन थी। लेकिन समय के साथ सोलर हवाओं की वजह से वहां के वायुमंडल में मौजूद हल के कारण ये सब खत्म होता गया और एटमॉस्फेयर धीरे धीरे पतला हो गया। मंगल ग्रह पर एक और चीज की कमी है और वो है मैग्नेटिक फील्ड। यही वजह है कि वहां के वायुमंडल में मौजूद लाइटर मॉलिक्यूल्स एटमॉस्फेयर में टिक नहीं पाए। हालांकि वैज्ञानिकों का मानना है कि आज से लगभग 4 अरब साल पहले मंगल ग्रह के सरफेस पर धरती की तरह बहता हुआ पानी और वायुमंडल मौजूद था। चलिए थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि इन तमाम चुनौतियों को पार करते हुए मंगल ग्रह पर हम एक शहर बसाने में कामयाब हो जाते हैं। फिर सवाल ये उठता है कि वहां का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे काम करेगा। अभी हम जिस डेमोक्रेटिक सिस्टम को फॉलो करते हैं उसे रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी कहते हैं, जिसमें हम अपने लीडर्स को इलेक्ट करते हैं। लेकिन एलन मस्क का कहना है कि वहां पर हमें डायरेक्ट डेमोक्रेसी को फॉलो करना होगा, यानी वहां पर रूल्स रेगुलेशन बनाने के लिए हमें लीडर्स चुनने की बजाय डायरेक्ट रूल्स रेगुलेशन पर ही वोट करना होगा और फिर बाद में सबको उन्हें फॉलो भी करना होगा। इंसानी बस्तियों को सरवाइव करने के लिए मंगल ग्रह को टेराफॉर्म करना होगा और इसके लिए वैज्ञानिकों ने बहुत सारे सुझाव भी दिए हैं। जैसे उन्होंने ये कहा है कि मार्स के ऑर्बिटल स्पेस में ऐसे मिरर का यूज हम कर सकते हैं जो हीट को रिफ्लेक्ट करे और वहां के एटमॉस्फेयर को गर्म रखने का काम करे। इसके अलावा ग्रीन हाउस गैसेस प्रोड्यूस करने वाली फैक्ट्रीज को भी वहां पर लगाया जा सकता है, जिससे कि वहां आने वाले सन रेडिएशन को काउंटर किया जा सके। लेकिन फिर भी हमारे पास अब तक वो टेक्नोलॉजी नहीं है जो मंगल ग्रह के वातावरण को चेंज करके धरती की तरह बना दे। इसलिए मंगल ग्रह पर जब भी ह्यूमन सिविलाइजेशन को डेवलप किया जाएगा, वो उस समय की कंडीशन पर डिपेंड करेगा। आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में आकर जरूर बताएं। जल्दी ही मिलते हैं एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। देखने के लिए शुक्रिया।